हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर के मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली के वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के लिए जरूरी है। आज की वीडियो के अंदर हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को जानेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। चलिए सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, टैली में स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम का निर्माण कैसे करते हैं, समझाइए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन से हम पहले तो इसकी डेफिनेशंस को समझते हैं, उसके बाद में यहाँ पर हम आइटम्स को क्रिएट करना स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, टैली स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम का निर्माण इन्वेंट्री प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट में सहायक होता है। मतलब जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें यह सहायक होता है। इससे व्यापार अपनी स्टॉक को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत और प्रबंधित कर सकता है। ठीक है, आइए समझते हैं कि टैली में स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे स्टॉक ग्रुप को। तो स्टॉक ग्रुप को हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन से आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर मैं इन सभी को डिटेल्स में बताऊंगा तो समय काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट तरीके से इनको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हम इसको स्टॉक ग्रुप को बनाना सीखेंगे। स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गेटवे टैली के पेज के ऊपर जाना है। टैली प्राइम को ओपन करेंगे या फिर किसी भी टैली को ओपन करेंगे, उसमें हम गेटवे टैली के पेज पे जाएंगे। उसके बाद में हमें जाना है इन्वेंट्री इन्फो के अंदर, स्टॉक्स ग्रुप हमें दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में हमें क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। हम जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने स्टॉक ग्रुप क्रिएशन विंडो खुल जाएगी, जिसमें हमें उस आइटम का नाम देना होगा जिसका ग्रुप हम बनाना चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर कपड़े, जो भी स्टॉक ग्रुप बनाना चाहते हैं उसका नाम। उसके बाद में इसका अंडर ग्रुप हमें देना पड़ेगा। अगर इसको मेन ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें प्राइमरी सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर हम किसी ग्रुप के अंडर में इसको रख सकते हैं अगर सब ग्रुप बनाना चाहते हैं तो। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक्सेप्ट विंडो आ जाएगी, तो हमें यहाँ पर इसको सेव करके इंटर बटन दबा देना है। ठीक है, सेव करने के लिए इंटर बटन दबा देना है, यानी कि ये सेव हो जाएगा। इस प्रकार से आप स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर सभी स्टेप्स को अच्छे से बता दिया है। आप इन सभी को थ्योरिकल एग्जाम्स में अच्छे से लिख भी सकेंगे। मैंने पूरा का पूरा आपको थ्योरिकल बताया है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा तो काफ़ी समय हो जाएगा। इस प्रैक्टिकल के लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर स्टॉक्स आइटम के बारे में। हालांकि स्टॉक्स ग्रुप हमने समझ लिया है, अब हम समझ लेंगे यहाँ पर स्टॉक्स आइटम के बारे में। अब देख सकते हैं स्टॉक्स आइटम की यहाँ पर डेफिनेशंस दे रखी है। यहाँ पर हम सीधा सीखते हैं अब स्टॉक आइटम बनाना कैसे बनाएंगे। तो हमें फिर से गेटवे टैली पर चले जाना है, उसके बाद में इन्वेंट्री इन्फो पे जाना और स्टॉक्स आइटम पर क्लिक करना होगा। ठीक है, हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट वाला ऑप्शन आ जाएगा। हम क्रिएट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक्स आइटम बनाने के लिए विंडो आ जाएगी, जिसको बोलते हैं स्टॉक्स आइटम क्रिएशन विंडो। ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें उस स्टॉक्स आइटम का नाम देना होगा जो स्टॉक्स आइटम हम बनाना चाहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान में लैपटॉप हो गया, तो हमें यहाँ पर लैपटॉप का एक स्टॉक्स आइटम बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लैपटॉप टाइप करेंगे या फिर लैपटॉप का हम एक स्टॉक्स आइटम बना लेंगे, या फिर हम शर्ट का भी बना सकते हैं। उसके बाद में हमें उसका अंडर ग्रुप देना होगा, जिस भी ग्रुप के अंदर वह आता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप के अंदर वह आता है, तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर यूनिट देना पड़ेगी। यूनिट क्या होती है, यूनिट एक किसी भी प्रकार के आइटम्स को गिनने अथवा तोलने अथवा मापने की एक इकाई होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि पीसेस या फिर किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को पीसेस में गिनेंगे। यहाँ पर हम पीसेस की यूनिट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर फिर से सेव कर लेना है। अब जैसे एंटर करेंगे तो सेव विंडो हमारे सामने आ जाएगी और हम इसको सेव कर सकते हैं। इस प्रकार से हम स्टॉक्स आइटम को भी बना सकते हैं। यहाँ पर इजी स्टेप्स मैंने ली हुई है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब यहाँ पर हमें नेगेटिव स्टॉक और लेजर को बताना है और ओवरड्यू रिसीवेबल को बताना है। नेगेटिव स्टॉक्स और लेजर्स को बताना है, उसके बाद में ओवरड्यू रिसीवेबल और पेबल को यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, चलिए हम इन सभी के बारे में अच्छे से सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे नेगेटिव स्टॉक और लेजर के बारे में। ठीक है, तो नेगेटिव स्टॉक्स क्या होते हैं। नेगेटिव स्टॉक्स मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ, आप समझ लीजिएगा और यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए नेगेटिव स्टॉक्स क्या होते हैं। नेगेटिव स्टॉक्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको बेच देते हैं, जो माइनस में चले जाते हैं। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसे स्टॉक्स आइटम जो हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, जिसकी मात्रा हमारे पास में जीरो है या फिर जीरो से नीचे चली जाती है। ठीक है, उसे कहा जाता है नेगेटिव स्टॉक्स।
तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशंस को भी समझ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं लेजर्स में, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको नेगेटिव स्टॉक्स को बता दिया है अच्छे से, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पर लेजर्स के बारे में। नेगेटिव लेजर्स क्या होता है समझिएगा। लेजर्स भी एक प्रकार से, लेजर एक खाता बही होता है जिसमें व्यापार के विभिन्न लेन देन और उनके वित्तीय प्रभाव को रिकॉर्ड किया जाता है। टैली में प्रत्येक लेजर को एक मुख्य खाता समूह में अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कि कैश, बैंक, सेल्स, परचेज आदि। यह व्यापार के वित्तीय रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने और विभिन्न प्रकार के लेन देन को आसानी से ट्रैक करने में सहायक होता है। टैली में लेजर का सही तरीके से रख रखाव वित्तीय प्रबंधन के लिए आवश्यक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे लेजर्स जो कभी कभी नेगेटिव चले जाते हैं। मान लीजिए कि कैश अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपने किसी को पेमेंट कर दिया कैश अकाउंट से। बैंक के अंदर पेमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने बैंक से पेमेंट कर दिया। सो ऐसे अकाउंट जो नेगेटिव चले जाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव यानी कि जीरो से भी नीचे अगर खाते चले जाते हैं कोई से भी, तो वो नेगेटिव खाते कहलाते हैं। सो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। सो चलिए अब हम आगे समझते हैं ओवरड्यू रिसीवेबल को। ओवरड्यू रिसीवेबल्स क्या होता है और पेबल्स क्या होता है, पहले तो हम समझेंगे यहाँ पर ओवरड्यू रिसीवेबल्स के बारे में। ओवरड्यू रिसीवेबल्स यानी कि ओवरड्यू रिसीवेबल्स उस राशि को कहते हैं जो किसी ग्राहक से प्राप्त होनी थी लेकिन वह समय सीमा पार कर चुकी का मतलब होता है कि कोई समय सीमा थी लेकिन वह समय सीमा पार कर चुकी है। एग्जाम्पल्स हम इसका समझते हैं। किसी ग्राहक को 30 दिनों में भुगतान करना था, देखिए किसी ग्राहक को 30 दिनों में पेमेंट करना था लेकिन वह राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसे टैली में ओवरड्यू के रूप में देखा जाता है। इससे व्यवसाय को पता चलता है कि कौन से भुगतान देय है और कौन उन्हें तुरंत वसूलने के लिए कौन कौन से कदम उठाने की आवश्यकता है या फिर उठाने चाहिए, ठीक है। यह व्यापार की नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो प्रबंधन में भी मदद करता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे ओवरड्यू पेमेंट है जो हमें समय पर भुगतान हमें समय पर प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि हमें पेमेंट लेना था लेकिन अभी तक पेमेंट हमारे पास में आया नहीं है, जिसे ओवरड्यू कहा जाता है, ठीक है। सो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब अगला है यहाँ पर ओवरड्यू पेबल। अब देखिए पेबल किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया ओवरड्यू रिसीवेबल। रिसीवेबल में क्या हो रहा था, हमने किसी ग्राहक से पेमेंट हमें लेना थी लेकिन वो समय पर प्राप्त नहीं हुई है, तो हमने यहाँ पर इसे समझा था ओवरड्यू रिसीवेबल। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ओवरड्यू पेबल में, यहाँ पर हमने किसी को पेमेंट करना था लेकिन हमने पेमेंट किया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं इसका, जैसे कि हमें 1 तारीख को मकान का किराया देना था लेकिन हमने दिया नहीं है, या फिर 10 तारीख को हमारे सप्लायर का पेमेंट हमें करना था लेकिन हमने किया नहीं है। सो ये होता है पेबल, जो समय पे भुगतान नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशंस को समझ लीजिएगा, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर टैली में स्कंद संबंधी रिपोर्ट को समझाइए, ठीक है। स्कंद संबंधी रिपोर्ट को हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कंद संबंधी रिपोर्ट, स्टॉक्स रिलेटेड रिपोर्ट। सो यहाँ पर मैंने इन सभी के अच्छे से डेफिनेशंस को ले रखा है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो हम अब इसके प्रकार को भी अच्छे से समझ लेते हैं। स्कंद संबंधी रिपोर्ट के मुख्य प्रकार, अब इसके कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार की रिपोर्ट्स होती हैं समझिएगा। सबसे पहली होती है यहाँ पर स्टॉक समरी। स्टॉक समरी का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे पास में स्टॉक्स होते हैं उन सभी की समरी एक जगह होती है। स्टॉक समरी रिपोर्ट व्यापार के संपूर्ण स्टॉक का विवरण प्रदान करती है, मतलब कि जितने भी हमारे पास में स्टॉक्स अवेलेबल्स होते हैं उन सभी का विवरण हमें प्रदान करती है। इसमें सभी वस्तुओं की मात्रा और उनका मूल्य शामिल होता है, जिससे व्यापार की उसकी कुल इन्वेंट्री स्टॉक्स की जानकारी मिलती है, मतलब कितने हमारे पास में स्टॉक्स अवेलेबल्स हैं। सो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम समझेंगे इसके उपयोग। अब इसका उपयोग किस प्रकार से होता है, यह रिपोर्ट बताती है कि व्यापार में किस वस्तु की कितनी मात्रा उपलब्ध है, मतलब व्यापार के अंदर कितने स्टॉक्स अवेलेबल हैं और उसकी कितनी मात्रा उपलब्ध है। सो यहाँ पर जिससे यह निर्णय लेना आसान हो जाता है कि किन वस्तुओं का पुनः ऑर्डर किया जाना चाहिए, मतलब कि यह भी निर्णय लिया जा सकता है कि कौन सी वस्तु हमें वापस से मंगवा लेना चाहिए या फिर ऑर्डर कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है स्टॉक समरी। अब हम समझते हैं यहाँ पर स्टॉक आइटम रिपोर्ट। अब स्टॉक आइटम रिपोर्ट क्या होती है, यह किस प्रकार से हमारे बिजनेस के अंदर उपयोगी होती है। सो समझिएगा इसे भी। यह रिपोर्ट व्यक्तिगत वस्तुओं की जानकारी देती है। व्यक्तिगत वस्तुएं यानी कि ऐसी आइटम्स जो उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोग में आती हैं, ठीक है। इसमें हर वस्तु का रिकॉर्ड होता है कि उसकी कितनी मात्रा है, वह कब आई और कब गई। कब आई और कब गई का मतलब होता है कि हमने कब उसको खरीदी है और कब उसको बेची है। इन सभी का रिकॉर्ड वहाँ पर होता है। उपयोग क्या होता है इसका, यह रिपोर्ट एक विशेष वस्तु के भंडारण और उसकी मांग का विश्लेषण करने में मदद करती है। विश्लेषण यानी एनालिसिस या फिर एनालाइज करने में मदद करती है कि भाई हमारे गोडाउन के अंदर किस प्रकार की वस्तु कितनी है और कितनी वस्तु चली गई, ठीक है।
और कौन सी वस्तु ज़्यादा बिक रही है और कौन सी वस्तु को ज़्यादा हमें खरीदना चाहिए। तो ये सब का हम यहाँ पर विश्लेषण भी कर सकते हैं। उसके बाद में स्टॉक ग्रुप रिपोर्ट। अब यहाँ पर स्टॉक ग्रुप की रिपोर्ट्स के डेफिनेशंस को भी समझ लीजिए। ठीक है, स्टॉक ग्रुप रिपोर्ट व्यापार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को समूह यानी ग्रुप में बांटने की सुविधा प्रदान करती है। उदाहरण के लिए एक दुकान में इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर आदि जैसे ग्रुप बनाए जा सकते हैं। मतलब ऐसे स्टॉक्स बनाए जा सकते हैं जिसका हम यहाँ पर ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ग्रुप के बारे में भी बता दिया था इससे पहले। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप हो गया, फर्नीचर का ग्रुप हो गया, आदि जैसे ग्रुप बनाए जा सकते हैं ताकि हर ग्रुप का अलग अलग ट्रैक रखा जा सके। मतलब कि प्रत्येक ग्रुप में कितना माल बिक रहा है, कितना माल हम खरीद चुके हैं या फिर कितना माल हमारे पास में रखा हुआ है, तो ये हम ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? यह रिपोर्ट विभिन्न समूहों में आने वाली वस्तुओं की कुल मात्रा और उनके मूल्य का डेटा प्रस्तुत करती है, जिससे इन्वेंट्री को सरलता से प्रबंधित किया जा सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रिपोर्ट वर्क करती है। सो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी रिपोर्ट। अब ये कैटेगरी रिपोर्ट किस प्रकार से कार्य करती है समझिएगा। इस रिपोर्ट का उपयोग व्यापार के वस्तुओं की, देखिए हर वस्तु की कुछ न कुछ श्रेणी होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक हो गया, फिर मोबाइल हो गया, लैपटॉप, टीवी जैसी श्रेणियों में कैटेगरी में विभाजित किया जा सकता है। मतलब हर वस्तु की अलग अलग कैटेगरी होती है। अब इसका उपयोग कैसे किया जाता है? यह रिपोर्ट व्यापार में विविध श्रेणियों की वस्तुओं की तुलना और उनका विश्लेषण करने में मददगार होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसी अलग अलग कैटेगरी जो अलग अलग वस्तुओं के लिए होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स समझ सकते हैं हम कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जितने भी आइटम्स आते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गई, ठीक है, तो ये सबको हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी कैटेगरी कितनी आइटम्स रखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर बैच वाइज रिपोर्ट। बैच वाइज रिपोर्ट क्या काम करती है समझिएगा। बैच वाइज रिपोर्ट उन व्यापारों के लिए महत्वपूर्ण होती है जो अपनी वस्तुओं को बैच नंबर के साथ प्रबंधित करते हैं। यह रिपोर्ट व्यापार में हर बैच की वस्तुओं की स्थिति और उनकी समाप्ति की तिथि यानी कि एक्सपायरी डेट की जानकारी देती है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि ऐसे प्रोडक्ट जो एक्सपायरी होते हैं, ठीक है, जिसकी हम यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि एक बैच बना सकते हैं कि भाई ऐसे प्रोडक्ट जो इस साल हमें बेचने ही हैं, जो अगले साल के लिए एक्सपायरी हो जाएंगे। अब इसका उपयोग काय के लिए किया जाता है? इस रिपोर्ट में वस्तुओं का सटीक ट्रैक रखा जा सकता है और यह मदद मिलती है कि समाप्ति तिथि वाले उत्पादों को समय पर बेचा जा सके। अब जैसे कि आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। सो चलिए अब हम आगे समझते हैं। अगला यहाँ पर लोकेशन गोडाउन रिपोर्ट। मतलब लोकेशन हो सकता है फिर गोडाउन लोकेशन एक ही होता है, समझिएगा। यह रिपोर्ट व्यापार में विभिन्न गोडाउन या स्थानों पर मौजूद वस्तुओं का विवरण प्रस्तुत करती है। इससे हर गोडाउन में कितनी मात्रा में वस्तु हैं इसका रिकॉर्ड मिलता है। मतलब एक प्रकार से देखें तो कौन से गोडाउन के अंदर कितनी मात्रा में वस्तुएं हमारे पास में उपलब्ध हैं, तो हम ये रिकॉर्ड भी यहाँ पर रख सकते हैं। यह रिकॉर्ड व्यापार में वस्तुओं की उचित उपलब्धता और भंडार स्थान के प्रबंधन में कौन से स्टॉक्स हमारे कौन से गोडाउन के अंदर रखें और कितनी मात्रा में रखें, तो इसकी भी रिपोर्ट हम बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको इन सभी रिपोर्ट्स के बारे में अच्छे से बता दिया है। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टॉक समरी यानी कि सारांश की रिपोर्ट कैसे तैयार होती है, प्रक्रिया समझाइए। मतलब यहाँ पर हमें यह प्रक्रिया बताना है, ये प्रोसेस बताना है कि स्टॉक समरी की रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। सो चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर स्टॉक समरी की रिपोर्ट यानी कि सारांश की रिपोर्ट। स्टॉक समरी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो किसी व्यवसाय की कुल इन्वेंट्री, यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी बिजनेस की जितनी भी इन्वेंट्री उसके अंदर है वो सभी उस संक्षेप में प्रस्तुत करती हैं। यह रिपोर्ट व्यापार में मौजूद सभी वस्तुओं की मात्रा, उनका मूल्य और उनका मूवमेंट का मतलब होता है कितनी खरीद करी है, कितनी बिक्री हुई है और कितना उत्पादन हुआ है। सो यहाँ पर मूवमेंट इससे हम समझ सकते हैं। तो तैयार करने का उद्देश्य, पहले तो हम इसका उद्देश्य समझते हैं कि आखिर ये क्यों करती है। पहला यहाँ पर मांग और आपूर्ति का प्रबंधन। मतलब कि यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि हमारे पास में पर्याप्त माल है या नहीं, कितनी मांग है किसी वस्तु की और हमें उसको पर्याप्त रखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो व्यापार में किस वस्तु की कितनी मात्रा उपलब्ध है यह समझने के लिए इसका यूजेस किया जाता है। लागत और मूल्य का नियंत्रण, मतलब एक प्रकार से देखें तो वस्तुओं की लागत का हिसाब और उन्हें प्रबंधित करने में इसका यूजेस। अगला इसी में स्टॉक मूवमेंट का ट्रैक रखना, मतलब एक प्रकार से देखें तो यह जानने में कि किस वस्तु की खरीद बिक्री या उत्पादन
कब और कितना हुआ है, मतलब यहाँ पर आप मोमेंटम इसका देख सकते हैं। वित्तीय निर्णय लेने में भी इसका यूजेस किया जाता है। मतलब मुख्य यहाँ पर हम इसके उद्देश्य देखें तो मांग और पूर्ति का प्रबंधन हो गया, लागत और मूल्य का नियंत्रण हो गया, स्टॉक मूवमेंट का ट्रैक हो गया, उसके बाद में वित्तीय निर्णय लेने में मदद यहाँ पर मिलती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टॉक समरी रिपोर्ट बनाना हम सीखते हैं। ठीक है, हम किस प्रकार से स्टॉक समरी रिपोर्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर आप इसके कुछ स्टेप्स देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप्स हैं, टेली में आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको गेटवे ऑफ टेली पे जाना होगा। ठीक है, गेटवे ऑफ टेली पे आप जैसे जाएंगे उसके बाद में आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में जाने के बाद में इन्वेंट्री रिपोर्ट में आप कैसे जा सकते हैं, डिस्प्ले में जाना है, इन्वेंट्री बुक्स में जाना है, स्टॉक्स समरी में जाना होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर स्टॉक समरी रिपोर्ट को कस्टमाइज करना होगा। ठीक है, इसके स्टेप्स 4 देखें आप, तो इसको हमें कस्टमाइज करना होगा। कस्टमाइज यानी कि हम किस प्रकार से उसको देखना चाहते हैं। यहाँ पर हम स्टॉक्स आइटम का चयन कर सकते हैं, उसमें हम फिल्टर लगा सकते हैं। ये भी एक अच्छा इसमें ऑप्शन दे रखा है। डेट रेंज सेट कर सकते हैं। डेट रेंज का मतलब होता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक का स्टॉक्स आइटम को देखना है। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक की हमें रिपोर्ट को लेना है। ये होती है डेट रेंज सेटअप करना। उसके बाद में लास्ट मोमेंट का विश्लेषण, यानी कि जो भी हमारे पास में खरीद हुई है, हमने माल बेचा है, कितना माल हमारे पास में पड़ा हुआ है ना, कब हमने माल बेचा है, तो ये विश्लेषण भी हम कर सकते हैं। वो भी एनालाइजिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। और मांग और सप्लाई को भी हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पास में कितनी मांग है और कितनी हमारे पास में सप्लाई है। ठीक है, उसके बाद में रिपोर्ट का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट या प्रिंट करना उसको। ठीक है, तो यहाँ पर भी अच्छा ऑप्शन है कि आप इस प्रिंट को PDF में ले सकते हैं, या फिर एक्सेल में ले सकते हैं, या फिर XML फाइल में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा फॉर्मेट है। आप जिस भी फॉर्मेट में लेना चाहते हैं उस फाइल को, उस रिपोर्ट को उस फॉर्मेट में ले सकते हैं। या फिर प्रिंट का विकल्प भी दे रखा है, प्रिंट विकल्प से आप इस फाइल को सीधा प्रिंट भी कर सकते हैं, फिजिकल कॉपीज की प्रिंट हो जाएगी। ये होती हैं 6 स्टेप्स इसे अच्छे से समझने के लिए। और यहाँ पर अब हम समझते हैं स्टॉक समरी रिपोर्ट के घटक, इसके क्या क्या घटक हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला घटक यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, किसी भी स्टॉक्स का शुरुआत में किसी वस्तु का शुरुआत स्टॉक हो सकता है जो कि ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, उसके बाद में इनवर्ड क्वांटिटी, मतलब कि जो क्वांटिटी हमारे पास में आई है, फिर कुल खरीदी की मात्रा हो सकती है। उसके बाद में आउटवर्ड वर्ड का मतलब होता है कि जो हमने बेची है या फिर हमारे बिजनेस के अंदर बिकी गई मात्रा है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। ठीक है, तो जितनी भी मात्रा हमने बेची है उसकी कुल बिक्री की गई मात्रा हो सकती है, जिसको कहा जाता है आउटवर्ड क्वांटिटी। उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस यानी कि जो समाप्ति का है वह। मैंने यहाँ पर आपको इजी लैंग्वेज में यहाँ पर बता दिया, इसको एग्जाम्स में आप थोड़े अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर इसका शॉर्ट तरीका बता दिया है, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्कंद के निर्माण की विधि को समझाइए। स्कंद यानी कि स्टॉक्स को आप कैसे बना सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं इसके आंसर्स को। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशंस को ले रखा है, आप इसकी डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। हम यहाँ पर सीधा इसको बनाने की विधि को देखते हैं, यानी कि हम स्टॉक्स ग्रुप को बनाने की विधि को देखते हैं सीधा। ठीक है, यहाँ पर इसकी सभी स्टेप्स को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। द फर्स्ट स्टेप है कि टेली को हमें यहाँ पर लॉगिन करना होगा, टेली सॉफ्टवेयर को हमें यहाँ पर लॉगिन करना होगा सबसे पहले। दूसरी यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली पे हमें जाना होगा। ठीक है, गेटवे ऑफ टेली पे हम जाएंगे तो अकाउंट इन्फो के अंदर हमें इन्वेंट्री इन्फो में जाना होगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद में हम सीधे यहाँ पर जो भी बनाना चाहते हैं, जैसे स्टॉक्स ग्रुप बनाना चाहते हैं, स्टॉक्स आइटम बनाना चाहते हैं, यूनिट बनाना चाहते हैं, तो हम जो भी बनाना चाहते हैं उसे हम बना सकते हैं। अभी हमें क्या बनाना है, स्टॉक्स ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो स्टॉक ग्रुप पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक ग्रुप का हमें यहाँ पर चयन करना पड़ेगा। तो ये हमें कहाँ पर मिलेगा, इन्वेंट्री में मिलेगा, इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक्स ग्रुप में। ठीक है, स्टॉक ग्रुप में हमें चयन करना होगा और हमें सीधा क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्रिएट वाला ऑप्शन हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। हम जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने नेक्स्ट विंडो आ जाएगी। नेक्स्ट विंडो रहेगी स्कंद का नाम, यानी कि हमें यहाँ पर ग्रुप का नाम देना होगा। हम जो भी हमारा ग्रुप है, जिससे भी रिलेटेड हमारा ग्रुप है, हालांकि मैंने इससे पहले आपको इसके बारे में बता दिया था, इसके बारे में हमारा जो क्वेश्चंस था वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उससे भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, हमें यहाँ पर स्टॉक्स ग्रुप का नाम देना होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा जो भी स्टॉक ग्रुप है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का है तो इलेक्ट्रॉनिक का नाम हमें देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी ग्रुप रहेगा उसका नाम हमें यहाँ पर देना होगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसका ग्रुप देना पड़ेगा कि वह किस ग्रुप से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 2 ग्रुप आते हैं। एक ग्रुप हम कह सकते हैं कि प्राइमरी हो सकता है, प्राइमरी यानी कि मुख्य ग्रुप
या फिर हम उसको किसी सब ग्रुप में डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे भी समझ सकते हैं। अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमें इसको मेन ग्रुप रखना है तो हम इसको प्राइमरी रखेंगे। अगर हम इसका सब ग्रुप बनाना चाहते हैं तो जो प्राइमरी ग्रुप है उसको हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, सो इसे आप इसे समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्टेप है यहाँ पर क्वांटिटी का समायोजन, यानी कि शुड क्वांटिटी बी एडेड। इसका मतलब होता है कि यदि हम इसकी जोड़ चाहते हैं, किसी भी मात्रा की जोड़ी चाहते हैं, तो हमें इस ऑप्शन में यस करना होगा, या फिर जोड़ी नहीं चाहते हैं तो हमें नो करना होगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप है इसका स्वीकृत करें और सेव करें। स्वीकृत करें यानी कि एक्सेप्ट करके हमें इसको सेव करना होगा। ठीक है, लास्ट स्टेप्स हैं इसकी, हमें एंटर बटन दबाना है और लास्ट में एक्सेप्ट विंडो आ जाएगी, हम इसे इस स्टॉक ग्रुप को सेव कर लेंगे। ठीक है, सो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसको बनाने की स्टेप्स को। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेली में संबंधी रिपोर्ट को उल्लेख कीजिए। मतलब यहाँ पर अब हमें बताना है संबंधी रिपोर्ट। ठीक है, अब समझते हैं हम यहाँ पर टेली में संबंधी रिपोर्ट्स यानी कि रिलेटेड रिपोर्ट्स के बारे में। हालांकि मैंने यहाँ पर इसके अच्छे से डेफिनेशंस ली हुई है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं आपको इसके जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। सो हम यहाँ पर सभी के बारे में अच्छे से समझते हैं। पहली रिपोर्ट्स है यहाँ पर लेखा पुस्तक रिपोर्ट, लेजर रिपोर्ट जिसको बोला जाता है। अब लेजर रिपोर्ट्स क्या होती है? लेजर रिपोर्ट्स उन लेजर खातों से संबंधित होती हैं जो व्यापार में विभिन्न प्रकार के लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। इन रिपोर्ट के माध्यम से आप किसी भी विशेष खाता यानी कि विशेष खाता जैसे कि कैश खाता हो गया, बैंक का खाता हो गया, क्रेडिटर्स का खाता हो गया, डेबिटर्स का खाता हो गया, तो इन सभी की विस्तृत जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या फिर इनकी रिपोर्ट्स आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि किसी सप्लायर के आप रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं जो कि आपका डेबिटर्स या फिर क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, तो उनके आप इजी एक रिपोर्ट, लेजर रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो तैयार कर सकते हैं। सो ये होती है लेखा पुस्तक रिपोर्ट जिसको बोला जाता है लेजर रिपोर्ट। अब हम समझेंगे आगे बैलेंस शीट रिपोर्ट। अब बैलेंस शीट रिपोर्ट किस प्रकार से कार्य करती है? तो बैलेंस शीट रिपोर्ट भी यहाँ पर दो भागों में बटी हुई होती है। ठीक है, ये बताती है कि आपके पास कितनी संपत्ति है और कितने दायित्व हैं। दायित्व यानी कि लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, कितने एसेट्स आपके पास में हैं जो जिसे आप नकदी में बदल सकते हैं या फिर जो नगद के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि संपत्ति और दायित्व दो भाग होते हैं। दायित्व बताते हैं कि आपके बिजनेस के अंदर कितने लोन हैं, और संपत्ति बताते हैं कि आपके बिजनेस के अंदर कितनी संपत्ति है, कितना नगद है, कितने आपके पास में फिक्स एसेट्स हैं, मतलब स्थायी संपत्ति है, और कितने आपके पास में भवन वगैरह हैं। ठीक है, तो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये होती है बैलेंस शीट। उसके बाद में अगली है यहाँ पर वाउचर रिपोर्ट। किसी भी प्रकार के वाउचर की आप सीधी रिपोर्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं वाउचर जैसे कि भुगतान कितना किया आपने, कितनी आपने प्राप्ति की है, रिसिप्ट कितनी की है, कितनी आपने सेल्स की है, कितनी आपने परचेस की है, तो उस वाउचर से संबंधित आप रिपोर्ट यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये होती है वाउचर रिपोर्ट। इसे आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट तरीके से समझा दिया है अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में व्यय रिपोर्ट, एक्सपेंसेस रिपोर्ट, मतलब कितना खर्च किया है आपके बिजनेस के अंदर आपने, ठीक है, और कौन कौन सा खर्च कहाँ कहाँ पे किया है, जैसे कि किराया कितना दिया है, वेतन कितना दिया है, बिजली का बिल कितना दिया है, आदि शामिल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये भी एक एक्सपेंसेस रिपोर्ट है, इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट तरीके से वैसे भी इसको समझा दिया है। सो अब हम समझते हैं यहाँ पर राजस्व रिपोर्ट। राजस्व रिपोर्ट भी एक प्रकार से देखें तो कहाँ कहाँ से आपको रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। इसमें बिक्री, सेवा शुल्क, अन्य आय आदि शामिल होते हैं। आय के स्रोत कह सकते हैं हम कि जहाँ जहाँ से भी हम अर्निंग होती है तो वो सारे स्रोत रेवेन्यू रिपोर्ट्स में शामिल होते हैं। यह रिपोर्ट व्यापार के राजस्व का विश्लेषण करती है और यह बताती है कि व्यापार कहाँ से आय अर्जित कर रहा है, मतलब व्यापार के अंदर कहाँ कहाँ से आय प्राप्त हो रही है। तो इस रिपोर्ट में यह देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर स्टॉक्स रिपोर्ट। स्टॉक रिपोर्ट क्या होती है? स्टॉक रिपोर्ट भी एक प्रकार से देखें तो यह बताती है कि हमारे स्टॉक्स में कितनी मात्रा में माल अवेलेबल है, या फिर कितनी मात्रा में माल हमने बेचा है, या फिर हमने कितनी मात्रा में माल खरीदा है, या फिर हमारे पास में कितना माल शेष बचा हुआ है। तो ये भी एक रिपोर्ट, हम इसकी भी रिपोर्ट्स बना सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास में कितना माल अभी अवेलेबल्स हैं। तो ये भी रिपोर्ट इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पर गति रिपोर्ट। गति का मतलब होता है कैश या फिर बैंक रिपोर्ट। हम कह सकते हैं कि हमारे पास में कितना कैश आया है, कितना कैश गया है ना, कहाँ कहाँ पे हमने नगद पेमेंट किया है, कहाँ कहाँ से हमें नगद पेमेंट प्राप्त हुआ है। यूँ कह सकते हैं हमारे बैंक के अंदर हमने कितना पेमेंट रखा हुआ है। तो उन सभी को हम यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, उन सभी प्रभाव को हम यहाँ पर
ट्रैक कर सकते हैं। बैंक फ्लो को भी हम, बैंक के अंदर से जितना भी फ्लो हुआ है उनको भी हम ट्रैक कर सकते हैं, और कैश में जितना भी फ्लो हुआ है उन सबको हम यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। तो ये होती है कैश फ्लो और बैंक फ्लो की रिपोर्ट, या फिर हम कह सकते हैं कैश एंड बैंक की रिपोर्ट। ठीक है, सो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट। जीएसटी रिपोर्ट भी इस प्रकार से रिपोर्ट होती है कि यहाँ पर हमने कितना फाइलिंग किया है, कितना आउटपुट टैक्स दिया है, कितना जीएसटी रिटर्न किया है ना, कितना टैक्स इनपुट हुआ है। तो ये सभी की सभी जो जीएसटी से रिलेटेड रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट हमें यहाँ पर मिल जाती है। बाकी आप इसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैंने आपको शॉर्ट तरीके से समझा दिया है। ठीक है, तो ये होती है जीएसटी रिपोर्ट। उसके बाद में क्रेडिटर और डेबिटर्स की रिपोर्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स, यानी कि हमारे कस्टमर्स एंड हमारे सप्लायर्स। हम समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी हमें पेमेंट देना है जैसे कि क्रेडिटर्स, और जहाँ जहाँ से हमें पेमेंट लेना है एक प्रकार से देखें तो डेबिटर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम इसकी भी डेफिनेशन समझ लेंगे, या फिर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रेडिटर रिपोर्ट उन व्यक्तियों या कंपनियों से संबंधित होती है जिनसे व्यापार ने उधारी ली है, मतलब व्यापार के अंदर जहाँ से पेमेंट आया है और भविष्य में वो पेमेंट देना है, जिसे हम क्रेडिटर्स कहा जाता है। उसके बाद में डेबिटर्स वह होता है जिसे कि व्यापार या कंपनियों से संबंधित होती है जिन्हें व्यापार ने उधार दिए, मतलब उधार से रुपए दिए या फिर उधार से माल बेचा है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो इजीली आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, क्रेडिटर्स एंड डेबिटर्स को। सो आप इस प्रकार से इन सभी रिपोर्ट्स को समझ सकते हैं। मैंने आपको इन सभी रिपोर्ट्स के बारे में अच्छे से बता दिया है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक्स और परचेस एंड सेल्स स्टॉक समरी को समझाइए। मतलब यहाँ पर हमें स्टॉक्स परचेस को बताना है, सेल्स को बताना है और स्टॉक्स समरी को बताना है। सो इन सभी को हम समझते हैं। देखिए स्टॉक्स क्या होते हैं मैं आपको इजीली बता देता हूँ, बाकी आप इसकी डेफिनेशंस को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। स्टॉक्स आइटम्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं, और इससे यह हम कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर ऐसे स्टॉक्स जो अभी अवेलेबल्स होते हैं या फिर हम जिनको बेचते हैं। अब देखिए स्टॉक्स की रिपोर्ट में कौन कौन सी जानकारी होती है तो ये भी समझ लीजिए। स्टॉक्स की रिपोर्ट्स में मात्रा होती है, यानी कि माल की कुल मात्रा होती है, माल का कुल मूल्य होता है, माल की खरीद की बिक्री होती है, खरीद या फिर बिक्री होती है, जो भी होती है। स्टॉक्स का स्तर होता है, मतलब कि यह रिपोर्ट यह दर्शाती है कि व्यापार के पास कितने स्टॉक हैं और क्या वह पर्याप्त हैं। तो यहाँ पर स्टॉक्स की रिपोर्ट के अंदर इतनी जानकारी होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हम परचेस को, यानी कि खरीद। परचेस का अर्थ वह माल या वस्तु है जो व्यापार ने खरीदी, मतलब माल या वस्तु जो व्यापार ने खरीदी है। वैसे परचेस व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि किसी भी व्यवसाय के लिए उत्पादों या वस्तुओं को खरीदना और फिर उन्हें बेचकर मुनाफा कमाना आवश्यक है। मतलब किसी भी बिजनेसेस के अंदर जब भी आप किसी भी माल को खरीदते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से आप जब भी किसी भी माल को खरीदते हैं और बेचते हैं तो कहीं ना कहीं वह बिजनेस के अंदर प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब भी आप लाभ कमाने के उद्देश्य से माल खरीदते हैं तो वह परचेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी आप डेफिनेशंस को यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, जब भी आप किसी प्रकार का माल खरीदते हैं तो वह परचेस कहलाता है। उसके बाद में यहाँ पर परचेस रिपोर्ट में क्या क्या जानकारी शामिल होती है कि किस वस्तु की कितनी खरीदारी हुई है और खरीदारी की कीमत क्या है, उसके बाद में समय और तिथि। तो ये होती है परचेस के अंदर जानकारी। परचेस रिपोर्ट के अंदर इतनी जानकारी उपलब्ध होती है जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम सेल्स। ठीक है, सेल्स का मतलब होता है कि हम माल को बेचते हैं, वह माल या वस्तुओं जो व्यापार ने अपने ग्राहकों को बेची हैं। यह व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि व्यापार मुनाफा कमाने के लिए माल को बेचता है। बिक्री रिपोर्ट में यह जानकारी होती है कि व्यापार ने किन वस्तुओं को बेचा, कितनी मात्रा में बेचा और बेचे जाने वाले माल का मूल्य कितना था। कहने का मतलब यह है कि आपने जो माल बेचा है वह कितनी मात्रा में बेचा है ना, कब बेचा है और उसका मूल्य क्या था। ठीक है, और इसमें जो सेल्स की जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट में कौन कौन सी जानकारी शामिल होती है वह भी आप समझ लीजिए। जैसे कि किस वस्तु की कितनी बिक्री हुई है, बिक्री जब कीमत हुई तो बिक्री मूल्य क्या है, उसके बाद में यहाँ पर समय और तिथि। कहने का मतलब है कि यहाँ पर वे सभी जानकारी होती है जो सेल्स रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो सभी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं यहाँ पर ग्रुप समरी रिपोर्ट।
यानी कि ग्रुप समरी रिपोर्ट भी कह सकते हैं या फिर ग्रुप समरी भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब ग्रुप समरी के अंदर यहाँ पर क्या होता है समझिएगा। टैली में ग्रुप समरी एक प्रकार की रिपोर्ट होती है जो व्यापार में वित्तीय लेन देन और खातों को समूह में वर्गीकृत करके दिखती है। ठीक है, इस रिपोर्ट में व्यवसाय के सभी खातों समूह की स्थिति जैसे कि असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस आदि को दिखाया जाता है। ठीक है, यह रिपोर्ट व्यापार के खाता समूह के आधार पर वित्तीय जानकारी को संरक्षित करती हैं। यह रिपोर्ट व्यापार के समग्र वित्तीय प्रदर्शन को समझने में मदद करती हैं और यह दिखाती हैं कि प्रत्येक समूह में कितनी रकम और क्या स्थिति है। मतलब देखो, कहने का मतलब ये है कि ग्रुप समरी एक ऐसी रिपोर्ट होती है जहां पर असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस सभी की रिपोर्ट्स हमें दिखाई देती है कि मतलब कि जो असेट्स हैं वह हमारे पास में क्या है, कितना है। ठीक है, लायबिलिटीज तो कितनी लायबिलिटीज है, इनकम है तो क्या इनकम है, कहाँ से इनकम प्राप्त हो रही है। ठीक है, एक्सपेंसेस यानी कि कहाँ से एक्सपेंसेस हो रहा है, कहाँ पर कितना एक्सपेंसेस हो रहा है। तो ये सभी जानकारी हमें ग्रुप समरी में पता चल जाती है। अब हम समझते हैं यहाँ पर ग्रुप समरी रिपोर्ट में कौन कौन सी जानकारी होती है। ठीक है, प्रत्येक समूह का शेष बैलेंस का मतलब होता है कि जो लास्ट बैलेंस होता है कितना टोटल है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। खर्चों और आय, खर्च यानी कि कितने खर्च हो रहे हैं और कितनी इनकम आ रही है। संपत्ति और दायित्व यानी कि असेट्स एंड लायबिलिटीज, तो ये सभी प्रकार की रिपोर्ट्स हमें ग्रुप समरी के अंदर दिखाई देती हैं। ठीक है, सो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। बाकी पूरी डेफिनेशंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट तरीके से इसको बता दिया है। अब हम आगे समझते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैली में सिंगल स्टॉक व मल्टीपल स्टॉक आइटम का निर्माण कैसे किया जाता है। मतलब यहाँ पर हमें यह बताना है कि सिंगल स्टॉक आइटम कैसे बनाया जाता है और मल्टीपल स्टॉक आइटम कैसे बनाया जाता है। सो चलिए अब हम सीखते हैं। पहले हम समझते हैं यहाँ पर सिंगल स्टॉक आइटम। देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस को लिया हुआ है सिंगल स्टॉक आइटम की, यहाँ पर इसको समझ लीजिएगा। अब हम इसको सीधा बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं। सिंगल स्टॉक आइटम का निर्माण मतलब कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर टैली को ओपन करना होगा। ठीक है, टैली को हम जैसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में हमें जाना होगा इन्वेंट्री में। ठीक है, इन्वेंट्री इन्फो भी कह सकते हैं या फिर इन्वेंट्री में हमें जाना होगा। इन्वेंट्री में जाने के बाद में हमें सीधा स्टॉक्स आइटम को सिलेक्ट करना होगा। हम जैसे स्टॉक्स आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने क्रिएट वाला विंडो यानी क्रिएट वाला ऑप्शन आ जाएगा। हम जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने उसकी क्रिएशन विंडो खुल जाएगी। अब क्रिएशन विंडो जैसे खुलेगी तो हमें यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, स्टॉक्स आइटम का नाम दर्ज करना पड़ेगा, जैसे कि जो भी उसका नाम, जैसे कि कॉपी पेपर। ठीक है, जो भी उसका नाम है वो। उसके बाद में हमें उसका ग्रुप देना पड़ेगा कि वह किस ग्रुप से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो जो भी उसका ग्रुप रहेगा वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में संबंधित यूनिट हमें देना पड़ेगी, जैसे कि जो कॉपी पेन है हम इसको कैसे गिनेंगे, कैसे मापेंगे, कैसे तोलेंगे। ठीक है, तो जो भी कॉपी पेन है जैसे पैकेट हो गया, बॉक्स हो गया, तो हमें यहाँ पर इसकी यूनिट को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में अन्य विवरणों को भरें, जैसे कि स्टॉक आइटम है ना, मूल्य और टैक्स से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वह। ठीक है, तो ये सभी जानकारी हमें यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो ये होती है इसकी प्रोसेस और हमें सीधा यहाँ पर सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टॉक्स आइटम को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर इजी स्टेप्स इसकी बता दी है, बाकी अगर मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा तो काफ़ी समय हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट तरीके से इसको बता रहा हूँ। इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक्स आइटम को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, बाकी डेफिनेशंस को आप समझ लीजिएगा। हम सीधा यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी हम किसी भी ग्रुप के अंदर सीधे स्टॉक्स आइटम को बना सकते हैं, तो इसे हम मल्टीपल स्टॉक्स आइटम कहते हैं। कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए भी हमें टैली को ओपन करना होगा। हम जैसे टैली को ओपन करेंगे तो टैली को ओपन करने के बाद में हमें जाना है इन्वेंट्री विकल्प में। ठीक है, जैसे हम इन्वेंट्री विकल्प में जाते हैं तो हमें यहाँ पर स्टॉक्स आइटम को सिलेक्ट करना होगा। हम जैसे स्टॉक्स आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो हमें क्रिएट वाले विकल्प के ऊपर क्लिक कर देना है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वह आपको पहले स्टॉक आइटम का नाम देना होगा। मतलब यहाँ पर आपको उस स्टॉक्स आइटम का नाम देना होगा जो आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं, यानी कि जिस स्टॉक ग्रुप के अंदर आप इसको बनाना चाहते हैं, मतलब उस स्टॉक ग्रुप को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। स्टॉक ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना होगा, जो भी कैश इन हैंड है वह। उसके बाद में हमें यहाँ पर जितने भी यूनिट्स वगैरह हैं, ठीक है, उन सभी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मल्टीपल यूनिट्स में आना होगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको सीधा यूनिट्स में बना सकते हैं। दूसरे स्टॉक आइटम का नाम भी हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो ये होता है जैसे कि फाइल फोल्डर। अब जो भी स्टॉक्स आइटम हैं उन सभी स्टॉक्स आइटम का आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, जो भी इस स्टॉक्स ग्रुप के अंदर आता है।
ठीक है, आपने जो भी मेन ग्रुप लिया है उस मेन ग्रुप के अंदर जितने भी स्टॉक्स आप ऐड करना चाहते हैं उन सभी को यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये होता है इसका मल्टीपल बनाने का प्रोसेस। इस प्रक्रिया को हर स्टॉक आइटम के लिए दोहराएं जिसे आप ट्रैक करना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब है ऐसे स्टॉक्स आइटम जिनको आप एक ही स्टॉक ग्रुप के अंदर रखना चाहते हैं और इनको आप मल्टीपल बनाना चाहते हैं तो उन सभी को आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। उसके बाद में हमारे सामने सेव की विंडो आ जाएगी, हम इसको सीधा सेव कर देंगे। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल स्टॉक आइटम बना सकते हैं। सो मैंने आपको इजी स्टेप्स यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न हमारा यहीं पर खत्म होता है। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, टैली में इन्वेंट्री वाउचर का निर्माण कैसे किया जाता है। मतलब हमें ये बताना है कि टैली में इन्वेंट्री वाउचर का निर्माण कैसे किया जाता है। सो चलिए पहले तो हम ये देखते हैं टैली में इन्वेंट्री वाउचर आखिर क्या होता है और किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी डेफिनेशंस को ले रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम सीधा इसका निर्माण करने की प्रक्रिया को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैली के अंतर्गत आप किस प्रकार से इसको बना सकते हैं, इन्वेंट्री वाउचर को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टैली को खोलना होगा, यानी कि टैली खोले और कंपनी का चयन करें। मतलब हमें उस कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस कंपनी के अंदर हम इन्वेंट्री वाउचर को बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शंस भी यहाँ पर दे रखी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा, इन्वेंट्री वाउचर्स में जाना होगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप्स हो गई। उसके बाद में हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे जाकर इन्वेंट्री वाउचर में जाना होगा। ठीक है, अब आपको उस वाउचर का प्रकार चुनना होगा जिसका आप निर्माण करना चाहते हैं। इसमें कई विकल्प हो सकते हैं, जैसे कि परचेस वाउचर हो गया, सेल्स वाउचर हो गया, उसके बाद में स्टॉक जनरल वाउचर हो गया। मतलब इस प्रकार के जो वाउचर्स हैं वो इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में हमें यहाँ पर ट्रांसफर वाउचर यानी कि जो स्थानांतरण वाउचर होता है वह, और उसके बाद में स्टॉक एडजस्टमेंट वाउचर, मतलब ये भी हमें उसमें मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया। ठीक है, अब इसमें हम ये देखेंगे कि वाउचर प्रकार को दर्ज कैसे करें, मतलब किस प्रकार के वाउचर को हमें दर्ज करना पड़े। इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि आप परचेस वाउचर बना रहे हैं, मतलब आप जब परचेस वाउचर बनाते हैं तो उसे F9 या कीबोर्ड से हमें क्या करना पड़ेगा, F9 की दबाना होगी, या फिर हम उसको सीधा सिलेक्ट भी कर सकते हैं। दबाकर हम चुन सकते हैं आप जिस वाउचर का निर्माण कर रहे हैं उसके अनुसार अलग अलग सेटिंग का चुनाव करें। मतलब हमें अलग अलग सेटिंग्स को सेट करना पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर वाउचर विवरण यानी कि हमें वाउचर का विवरण देना होगा, जिससे बोलते हैं वाउचर डिटेल्स, कि हमारा जो वाउचर है वो किस प्रकार से हम वाउचर बना रहे हैं। ठीक है, हमारा जो मेन पर्पस है वो वाउचर बनाने का क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपको वाउचर में विवरण भरने होंगे। इसमें स्टॉक आइटम का नाम, जैसे कि कॉपी पेपर हो गया, मात्रा हो जाएगी उसकी, जैसे यूनिट वगैरह। ठीक है, अब यूनिट आप पैकेट में बना सकते हैं या फिर उसकी किसी भी बॉक्स वगैरह में बना सकते हैं। उसके बाद में हमें उसका मूल्य देना पड़ेगा, जिसको प्राइजेस बोलते हैं। टैक्स वगैरह हो तो वो भी भरनी पड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि आप कॉपी पेपर का स्टॉक खरीद रहे हैं तो आपको उसकी मात्रा और मूल्य दर्ज करना होगा, मतलब आपको मात्रा और मूल्य बताने होंगे। उसके बाद में यहाँ पर लेजर का चयन करना पड़ेगा। देखिए, लेजर का चयन हमें कब करना पड़ेगा, जब हम वाउचर बनाते हैं तब। ठीक है, अब कैसे, जैसे कि हम अगर परचेस का बना रहे हैं तो हमें परचेस अकाउंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यदि हम सेल्स का बना रहे हैं तो हमें सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों करने के बाद में उसके बाद में हम यहाँ पर इसके अलावा जो GST वगैरह का लेजर्स हैं वो भी हमें टैक्स लेजर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, जैसे कि यदि हम कोई सा टैक्स वाउचर बनाना चाहते हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स या फिर परचेस टैक्स बनाना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। वाउचर की पुष्टि आप करें। पुष्टि कैसे करना है, आप एंटर बटन दबाएंगे तो एंटर बटन दबाते हुए यह एक्सेप्ट विंडो आ जाएगी। ठीक है, जिसे आप सेव कर सकते हैं। सो ये स्टेप्स होती है किसी भी वाउचर को बनाने की। सो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आप यहाँ देख सकते हैं, टैली में स्टॉक का क्या मतलब है और टैली में स्टॉक के संधारण से संबंधित कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं। संधारण का मतलब होता है कि स्टॉक का रख रखाव हो सकता है, स्टॉक से संबंधित हो गया। ठीक है, सो ये होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, वो समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर लेखांकन में स्टॉक यानी कि अकाउंटिंग में स्टॉक्स क्या होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर डेफिनेशंस को ले रखा है। सो इजी डेफिनेशन से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं।
अकाउंटिंग में स्टॉक वह सामान्य वस्तुएं होती हैं जो व्यापार में बेची जाती हैं या भविष्य में बेची जा सकती हैं। इन्हें इन्वेंट्री भी कहा जाता है। मतलब एक प्रकार से देखें तो यह इन्वेंट्री होती है। यह व्यवसाय के संचालन के दौरान उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे कच्चा माल हो गया, रॉ मटेरियल जिसको बोला जाता है, तैयार माल हो गया, यानी कि जो माल बना बनाया होता है उसकी बात हो रही है, या फिर अधूरा माल भी हो सकता है। मतलब ये सारे स्टॉक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जो लेखांकन के अंतर्गत होते हैं। बाकी आप यहाँ पर डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं इसके अच्छे से, मैंने यहाँ पर इजी वे में लिखा हुआ है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद अब हम समझते हैं यहाँ पर स्टॉक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। देखिए स्टॉक का क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है यहाँ पर कच्चा माल। कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल, जो कि बिना बना होता है, ठीक है। जो कच्चा माल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कच्चा माल होता है जो कारखानों में बनता है। उसके बाद में निर्मित माल हो गया। निर्मित का मतलब होता है वह माल जो पहले ही तैयार हो चुका है, मतलब जो बना बनाया है, जिसे सिर्फ बिक्री करना है, बिक्री के लिए उपलब्ध होता है, ठीक है। और या फिर अधूरी माल, अधूरी यानी कि जो माल अभी वर्किंग चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी उसको बनाया जा रहा है। वह माल जो उत्पाद प्रक्रिया में है और अभी तैयार नहीं हुआ है, मतलब बन रहा है, ठीक है। तो ये सारे इसके क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, इसका वर्गीकरण में आ जाता है। अब हम समझते हैं यहाँ पर टैली में स्टॉक के संधारण से संबंधित विकल्प, स्टॉक मेंटेनेंस ऑप्शंस इन टैली। मतलब टैली के अंतर्गत स्टॉक से संबंधित जितने भी यहाँ पर रख रखाव है उन सभी को हम समझेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस ले रखी है हमने, पूरी डेफिनेशन से। अब हम इसके रख रखाव को समझते हैं। पहले समझते हैं हम यहाँ पर स्टॉक आइटम्स के बारे में, ठीक है। आखिर स्टॉक आइटम क्या होता है? स्टॉक आइटम उन वस्तुओं को कहा जाता है जिनका आप स्टॉक संधारण करते हैं, मतलब रख रखाव करते हैं। रख रखाव करने के लिए ही स्टॉक संधारण होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए कॉपी पेपर हो गया, पेंसिल हो गया, लैपटॉप हो गया आदि, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। सो बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डेफिनेशंस मैंने ले रखी है। प्रत्येक स्टॉक आइटम का नाम हो सकता है, जैसे कि जो भी स्टॉक्स आइटम है वो उसकी मात्रा हो गई, उसका मूल्य होगा, तो ये सभी स्टॉक्स आइटम के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले को समझते हैं। अगला यहाँ पर स्टॉक ग्रुप। देखिए अभी मैंने जो आपको बताया वह स्टॉक आइटम था, अब हम समझते हैं यहाँ पर स्टॉक ग्रुप के बारे में। स्टॉक ग्रुप वह वर्गीकरण होता है जिसमें समान प्रकार की स्टॉक आइटम को एक साथ रखा जाता है। मतलब प्रत्येक प्रकार के अलग अलग जो स्टॉक्स आइटम होती है उनको एक साथ रखा जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक का आइटम्स रखते हैं तो वहाँ पर स्टॉक ग्रुप भी बना सकते हैं। जो भी आप माल सेल करते हैं या फिर जो भी माल आप परचेस करते हैं उससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स आइटम आप जिस ग्रुप के अंदर रखना चाहते हैं उस स्टॉक ग्रुप का नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कुली गर्म हो गया, या फिर एक स्टॉक ग्रुप में रखा जा सकता है। जो कागज़ है उसका ग्रुप यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पर बाकी आप डेफिनेशंस को अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने डेफिनेशंस को अच्छे से यहाँ पर ले रखा है। अब हम समझते हैं यहाँ पर स्टॉक वेरिएंट के बारे में। हालांकि इससे पहले मैंने आपको स्टॉक ग्रुप और स्टॉक्स आइटम्स के बारे में बता दिया था। सो अब हम समझते हैं यहाँ पर स्टॉक वेरिएंट। स्टॉक वेरिएंट तब उपयोग होता है जब एक ही स्टॉक आइटम में विभिन्न प्रकार हों। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक ही स्टॉक आइटम्स के अलग अलग प्रकार हों। जैसे यदि आप टी शर्ट बेचते हैं तो उसके विभिन्न आकार जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज हो सकते हैं। यह स्टॉक वेरिएंट के रूप में दर्ज किया जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसे स्टॉक्स जो एक ही प्रकार के अलग अलग वेरिएंट्स में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि टी शर्ट की बात करें तो टी शर्ट स्मॉल भी होती है, मीडियम भी होती है और लार्ज भी होती है। सो इस प्रकार से आप स्टॉक वेरिएंट्स को समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर स्टॉक रिकॉर्डिंग को। हालांकि स्टॉक रिकॉर्डिंग क्या होती है समझिएगा ध्यान से। स्टॉक रिकॉर्डिंग का मतलब स्टॉक में हुई हर एक गतिविधि को रिकॉर्ड किया करना। देखो गतिविधि यानी कि एक्टिविटीज, स्टॉक्स में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सभी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना। जैसे स्टॉक की खरीदी, बिक्री, नुकसान की स्थिति, स्टॉक का ट्रांसफर और समायोजन। जितनी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है वो सभी एक्टिविटीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। सो आप यहाँ पर इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। जैसे स्टॉक रिकॉर्डिंग के लिए इन्वेंट्री वाउचर जैसे परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, स्टॉक जर्नल, ट्रांसफ़र वाउचर का उपयोग किया जाता है। मतलब इस प्रकार के वाउचर्स का यूजेस किया जाता है। सो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं यहाँ पर स्टॉक समरी रिपोर्ट। अब स्टॉक समरी रिपोर्ट किस प्रकार से कार्य करती है समझिएगा। इसका मेन उपयोग क्या होता है समझिएगा। टैली में स्टॉक समरी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट स्टॉक समरी है जो आपको आपके स्टॉक की स्थिति और ट्रांजैक्शंस का संक्षिप्त विवरण देती है। यह रिपोर्ट आपको यह बताती है कि आपके पास कितनी वस्तुएं हैं, उनका
कुल मूल्य क्या है और आपके स्टॉक में कितना बदलाव हुआ है। मतलब स्टॉक समरी रिपोर्ट्स के अंदर ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाती है और इसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सेल्स यानी कि बिक्री, क्लोजिंग स्टॉक और अन्य स्टॉक संबंधी जानकारी दिखाई देती है। मतलब प्रत्येक प्रकार की जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है वो सभी हमें स्टॉक समरी रिपोर्ट्स में मिल जाती है। सो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं यहाँ पर स्टॉक ट्रांजैक्शंस। आखिर स्टॉक किस प्रकार से ट्रांजैक्शंस, इसका लेन देन किस प्रकार से किया जाता है, समझेगा। स्टॉक ट्रांजैक्शंस स्टॉक से संबंधित प्रत्येक प्रकार के लेन देन को संदर्भित करता है, जैसे कि स्टॉक की खरीदारी करना, है ना, स्टॉक की बिक्री करना, स्टॉक का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र करना, स्टॉक का समायोजन करना। वे सभी ट्रांजैक्शंस आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर स्टॉक एडजस्टमेंट। अब स्टॉक एडजस्टमेंट किस प्रकार से किया जाता है, समझिए। स्टॉक एडजस्टमेंट तब किया जाता है जब स्टॉक में कोई कमी या अधिकता होती है। ठीक है, कमी या फिर अधिक होता है। ठीक है, या यदि कोई नुकसान होता है, यह स्टॉक रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए उपयोगी होता है। टैली में आप स्टॉक जर्नल वाउचर का उपयोग करके स्टॉक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इससे स्टॉक की सही स्थिति को बनाए रखा जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर आप स्टॉक्स को इस प्रकार से एडजस्टमेंट कर सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान हो रहा है या फिर स्टॉक अधिक है या फिर स्टॉक कम है तो सारे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर स्टॉक वाउचर को। ठीक है, समझिएगा। स्टॉक वाउचर्स का मेन यूजेस कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है, समझिएगा। तो मैं सीधे यहाँ पर बात करूँगा। स्टॉक वाउचर किसी भी स्टॉक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। मतलब आप किसी भी प्रकार के स्टॉक आइटम को जब रिकॉर्ड करते हैं या फिर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो इन वाउचर के माध्यम से आप कर सकते हैं, जैसे कि परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, स्टॉक जनरल वाउचर, स्टॉक ट्रांसफर वाउचर या फिर स्टॉक एडजस्टमेंट वाउचर। तो इन वाउचरों के जरिए आप स्टॉक्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टॉक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, टैली में अपवाद रिपोर्ट क्या है, व्याख्या कीजिए। मतलब हमें यहाँ पर इसको डिटेल्स में बताना है, टैली में अपवाद रिपोर्ट क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं यहाँ पर। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसका डेफिनेशंस ले रखा है, आप इस डेफिनेशंस को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, एक्सेप्शंस रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है। सो अब हम समझते हैं यहाँ पर अपवाद रिपोर्ट की विशेषताएं। ठीक है, फीचर्स ऑफ एक्सेप्शंस रिपोर्ट्स। सबसे पहले यहाँ पर गलतियों की पहचान। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यदि आप किसी प्रकार की ऐसी एंट्रीज कर देते हैं जो नहीं करनी थी या फिर जो नेगेटिव हैं, ठीक है, तो वो सभी एक्सेप्शंस रिपोर्ट्स के अंदर दिखाई देती है। मान लीजिए कि किसी को पेमेंट आपने करना था और उल्टा उससे पेमेंट ले लिया, मतलब एंट्री ऐसी हो गई है कि आपने उससे पेमेंट ले लिया। फॉर एग्जाम्पल वह नेगेटिव चला गया है। ठीक है, तो वह आपको एक्सेप्शंस रिपोर्ट के अंदर दिखाई देगा। सो यह सुनिश्चित किया जा सकता है इससे कि आपने जितनी भी लेन देन की है वह सभी सही है। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर इनकी विशेषताएं। पहली है यहाँ पर गलतियों की पहचान। मतलब किसी भी एंट्रीज के अंदर मिस्टेक्स हो जाती है तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं या फिर उसे आप बदल सकते हैं। उसके बाद में अगली यहाँ पर समस्या का समाधान। ठीक है, सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पर आप जब भी आपको लगता है कि यह एंट्री मिसमैच है तो उस एंट्री को आप यहाँ पर करेक्ट यानी कि सही कर सकते हैं। यह रिपोर्ट उपयोगकर्ताओं को किसी समस्या के बारे में जल्दी से सूचित करती है ताकि वह जल्दी से जल्द उसे ठीक कर सके। मतलब जो भी समस्या होती है उसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लेन देन की निगरानी। ठीक है, जब भी किसी प्रकार की लेन देन होती है तो उस लेन देन के ऊपर भी यहाँ से निगरानी रखी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में विशिष्ट मापदंडों की जांच। मतलब किसी प्रकार के मापदंड होते हैं तो उसकी यहाँ पर जांच भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें व्यापारिक गतिविधियों और लेन देन के लिए विशिष्ट मापदंड होते हैं और यह रिपोर्ट केवल उन्हीं लेन देन को दिखाती है जो उन मापदंडों से बाहर होते हैं। सो इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अपवाद रिपोर्ट का उपयोग, यूज फॉर एक्सेप्शंस रिपोर्ट्स। मतलब इस रिपोर्ट का क्या उपयोग है। सबसे पहले है यहाँ पर आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, जैसे कि व्यापार के आंतरिक नियंत्रण को मजबूत बनाने के लिए यह रिपोर्ट सहायक होती हैं। मतलब इस रिपोर्ट की मदद से हम किसी प्रकार की रिपोर्ट को बना सकते हैं। यदि कोई गड़बड़ी होती है तो यह रिपोर्ट उस गड़बड़ी की पहचान करती है। मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार की मिस्टेक्स को हम इजीली यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में गलतियों को सुधारने में मदद। ठीक है, मतलब किसी प्रकार की अगर गलती होती है
तो उस गलती को भी सुधारने में यहाँ पर हमें मदद मिलती हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको गलतियों के बारे में भी बताया था। उसके बाद में प्रोसेस में सुधार। ठीक है, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, व्यापारिक प्रक्रिया को बेहतर और अधिक सटीक बनाने के लिए यह रिपोर्ट उन समस्याओं या असमानताओं का पता लगाती है जिन्हें सुधारने की आवश्यकता हो सकती है। कहने का मतलब है कि ऐसी एंट्रीज जिन्हें सुधारने की आवश्यकता होती है, जहाँ जो एंट्री समान या फिर असमान हो। असमान का मतलब होता है जो चेंजेस हो। ठीक है, सो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे यहाँ पर अपवाद रिपोर्ट के प्रकार, टाइप ऑफ एक्सेप्शंस रिपोर्ट्स। ठीक है, अब इसके कितने प्रकार होती है, किस किस प्रकार की रिपोर्ट्स होती है समझिएगा। पहली यहाँ पर ट्रांजैक्शंस एरर। ठीक है, तो ये भी एक रिपोर्ट्स इसकी होती है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो ये इसका एक प्रकार है। उसके बाद में सिस्टम एरर। सिस्टम एरर भी हो सकता है जब टेली सिस्टम किसी विशेष तरीके से काम नहीं करता है या कोई सॉफ्टवेयर एरर उत्पन्न होती है, तो अपवाद रिपोर्ट उसे भी पकड़ सकती है। मतलब इसके अंदर ये भी पता चल सकता है कि आपके सिस्टम के अंदर कौन सी एरर है। अनअपेक्षित ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से यदि कोई लेन देन किसी विशिष्ट समय सीमा से बाहर है या किसी असामान्य तरीके से की गई है, तो यह रिपोर्ट इसे हाईलाइट करती है। कहने का मतलब है कि ऐसी एंट्रीज जो समय सीमा के बाहर हैं या फिर असामान्य तरीके से की गई हैं। ठीक है, सो वो भी यहाँ पर हाईलाइट हुई दिखाई देती है। सो यहाँ पर आपने समझा अपवाद रिपोर्ट के प्रकार। तो यहाँ पर 3 प्रकार की अपवाद रिपोर्ट्स हो सकती हैं। सो अब हम समझते हैं यहाँ पर अपवाद रिपोर्ट का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ एक्सेप्शंस रिपोर्ट, मतलब इसकी क्या महत्व है। ठीक है, क्या इंपोर्टेंस हैं। पहला यहाँ पर समय पर सुधार, मतलब कि आप इसका समय पर सुधार कर सकते हैं। यह रिपोर्ट समय रहते किसी भी गलती या अनियमितता को पहचानने में मदद करती है, जिससे तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जा सके। मतलब कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स को, किसी भी प्रकार के मिस्टेक्स को यह तुरंत बता देती है, जिससे आप सीधा उसको तुरंत सही कर सकते हैं। पारदर्शिता। ठीक है, अगला महत्व है इसका पारदर्शिता। व्यापार के सभी लेन देन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपवाद रिपोर्ट सहायक होती हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के लेन देन को रिकॉर्ड करते वक्त यह सुनिश्चित करती हैं कि जो लेन देन हो रही है वह सही हो रही है या नहीं। यानी कहने का मतलब है कि वह पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती हैं। इससे व्यापार में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अनियमितता का पता चल सकता है। मतलब कि किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है, फ्रॉडबाजी होती है, तो वह पता चल जाती है। उसके बाद में निर्णय लेने में सहायता। ठीक है, मतलब यहाँ पर निर्णय लेने में भी सहायता होती है। यह रिपोर्ट प्रबंधकों और ऑडिटर्स को सही निर्णय लेने में मदद करती है, क्योंकि इससे उन्हें व्यापार की वास्तविकता या फिर वास्तविक स्थिति के बारे में सही जानकारी मिलती है। मतलब बिजनेस के अंदर अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, तो इसकी वास्तविक स्थिति उनको पता चल जाती है। ठीक है, तो वो इजीली निर्णय ले सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टॉक के लिए टैली में कितने वाउचर का उपयोग किया जाता है, किसी भी 2 को विस्तार से समझाइए। मतलब यहाँ पर हमें यह बताना है कि स्टॉक के लिए टैली में कितने वाउचर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जिसमें से हमें 2 को विस्तार से बताना है। मैंने यहाँ पर इसकी सीधी डेफिनेशंस ले रखी है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम सीधा समझते हैं यहाँ पर स्टॉक के लिए टैली में उपयोग किए जाने वाले वाउचर। देखिए टैली के अंदर कितने वाउचर्स का यूजेस किया जाता है, जैसे कि परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, स्टॉक जनरल वाउचर, उसके बाद में स्टॉक समायोजक वाउचर, मतलब स्टॉक एडजस्टमेंट वाउचर। ठीक है, इतने प्रकार के वाउचर्स का यहाँ पर यूजेस किया जाता है। अब हम समझते हैं यहाँ पर परचेस वाउचर को डिटेल्स में। ठीक है, परचेस वाउचर के बारे में मैंने आपको हालांकि पहले भी बता दिया था, अभी आप इसकी डेफिनेशंस को पढ़ लीजिएगा। हम इसके पॉइंट ऑफ को अच्छे से समझ लेते हैं। पहला यहाँ पर स्टॉक की बढ़ोतरी। ठीक है, जैसे कि जब किसी व्यापारी द्वारा कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसे स्टॉक में जोड़ा जाता है, मतलब स्टॉक के अंदर उसे एड ऑन किया जाता है और इस वाउचर के द्वारा उस खरीदारी को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब ये जो वाउचर होता है परचेस वाउचर, इसी वाउचर के द्वारा उस खरीदारी को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में समझिए हम यहाँ पर जीएसटी के अंतर्गत सही रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी किसी प्रकार का टैक्स लगता है किसी भी वस्तु के ऊपर, सो यहाँ पर वह टैक्स हमें दिखाना पड़ता है या फिर उस टैक्स को हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ता है। यह वाउचर व्यापार में होने वाली खरीदारी से संबंधित जीएसटी की जानकारी को सही तरीके से रिकॉर्ड करता है, जैसे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब कि परचेस के अंदर जो भी टैक्स होता है वह इनपुट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद में वित्तीय रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, इस वाउचर द्वारा सही तरीके से स्टॉक और लेन देन की स्थिति का
वित्तीय रिकॉर्ड तैयार होता है, जिससे बाद में आसानी से उसे चेक किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि इसके अंदर वित्तीय स्थिति का भी रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर परचेस वाउचर का उपयोग। ठीक है, यूज ऑफ परचेस वाउचर। परचेस वाउचर का क्या उपयोग है? ठीक है, समझिएगा। व्यापारी किसी स्टॉक को खरीदता है, जैसे कि सामग्री हो गया, कच्चा माल हो गया, तैयार माल हो गया, मतलब इस प्रकार का जो स्टॉक्स आइटम्स होते हैं वह व्यापारी उसको खरीदता है। बाकी आप इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, मैंने इससे पहले आपको बता दिया था परचेस वाउचर के बारे में। ठीक है, बाकी यहाँ पर डेफिनेशन ले रखी है हमने, इसको समझ लीजिएगा। अब हम समझते हैं यहाँ पर सेल्स वाउचर्स के बारे में। ठीक है, अभी यहाँ पर आपने देखा परचेस वाउचर के बारे में डिटेल्स में। ठीक है, तो मैंने सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर बता दी है। अब हम समझते हैं यहाँ पर सेल्स वाउचर को, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ दो को विस्तार से समझाना था। ठीक है, अभी हमने परचेस को देख लिया, अब हम सेल्स को देखेंगे। ठीक है, सेल्स की भी डेफिनेशंस को आप समझ लीजिएगा। हम सीधे इसके पॉइंट ऑफ पे आ जाते हैं। पहले यहाँ पर स्टॉक की घटोत्तरी। घटोत्तरी का मतलब होता है जब भी हम किसी प्रकार का माल बेचते हैं तो वह हमारे पास से कम हो जाता है। जब कोई वस्तु बेची जाती है तो वह स्टॉक से घट जाती है। इस वाउचर द्वारा उस विक्रय की जानकारी को सही से रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब सही तरीके से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो मतलब सेल्स का जो काम होता है वह किसी भी घटती हुई स्टॉक को सही से रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके भी पॉइंट ऑफ को समझते हैं। सेम यहाँ पर जीएसटी रिकॉर्डिंग होती है। यहाँ पर सेल्स वाउचर में जीएसटी जैसे आउटपुट टैक्स होता है, ठीक है, को भी शामिल किया जाता है, जिससे विक्रय पर लगने वाले टैक्स को सही तरीके से हैंडल किया जा सके। मतलब कहने का मतलब है जैसे कि हमने परचेस के अंदर टैक्स को रिकॉर्ड किया था, जीएसटी टैक्स को रिकॉर्ड किया था, सेम हम यहाँ पर सेल्स के अंदर भी जीएसटी टैक्स को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन वहाँ पर इनपुट हो रहा था और यहाँ पर आउटपुट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स हो रहा है। अब हम समझेंगे यहाँ पर वित्तीय और स्टॉक ट्रैकिंग। मतलब कि यहाँ पर वाउचर व्यापार के लिए विक्रय की प्रक्रिया को सही तरीके से दर्शाता है। मतलब कि जब भी हम माल बेचते हैं तो वाउचर उस प्रक्रिया को सही तरीके से दर्शाता है, और इस वाउचर के द्वारा स्टॉक के घटने का भी सही रिकॉर्ड मिलता है। मतलब जो भी आप माल बेचते हैं तो वह माल आपके पास से कम हो जाता है। सेल्स वाउचर का उपयोग। अब हम समझते हैं यहाँ पर सेल्स वाउचर का उपयोग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशंस मैंने ले रखी है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, जब व्यापारी किसी ग्राहक को वस्तु बेचता है तो इस वाउचर के माध्यम से स्टॉक की बिक्री रिकॉर्ड की जाती है। मतलब स्टॉक की जो बिक्री होती है वह रिकॉर्ड की जाती है। सेल्स वाउचर में सभी जरूरी जानकारी जैसे वस्तु की कीमत हो गई, विक्रय टैक्स हो गया, ग्राहक का नाम हो गया, राशि आदि दर्ज की जाती है। इस वाउचर के द्वारा स्टॉक में कमी आ जाती है और वही जानकारी वित्तीय रिकॉर्ड में सही तरीके से जोड़ी जाती है। मतलब इसका मतलब होता है कि यहाँ पर इस वाउचर के अंदर पूरी की पूरी जानकारी को दर्ज किया जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर आपको परचेस और सेल्स के बारे में डिटेल्स में बता दिया है। सो मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनरल टैली में स्कंद संबंधी रिपोर्ट को समझाएं। मतलब हमें यहाँ पर स्कंद संबंधी रिपोर्ट को समझाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कंद संबंधी मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी इसकी स्कंद संबंधी की जो डेफिनेशन है वह मैंने यहाँ पर ले रखी है, आप इसको इजीली समझ लीजिएगा। अब हम सीधा समझते हैं यहाँ पर स्कंद संबंधी रिपोर्ट्स के बारे में। पहले हम समझेंगे यहाँ पर स्कंद को। ठीक है, टैली के अंदर जो स्कंद होता है उसे ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, टैली में स्कंद यानी कि ग्रुप वह श्रेणियाँ होती हैं जिसमें विभिन्न खातों को वर्गीकृत किया गया है। मतलब ऐसे खाते जिनको यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य प्रत्येक लेनदेन को उपयुक्त श्रेणी में व्यवस्थित करना है। यह खाता वर्गीकरण व्यापार के विभिन्न पहलुओं जैसे राजस्व हो गया, खर्च हो गया, ठीक है, संपत्ति हो गई, ऋण हो गया आदि को समझने में मदद करता है। मतलब कि ये जो श्रेणी होती है इसके अंदर इन सभी की जानकारी को समझने में आसानी होती है। जैसे कि कितनी संपत्ति हमारे बिजनेस के अंदर है, कितने दायित्व हमारे बिजनेस में है, कितने राजस्व हमारे बिजनेस के अंदर है और कितना खर्च हमारे बिजनेस में हो रहा है। तो इन सभी को हम इजीली समझ सकते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। स्कंद रिपोर्ट के माध्यम से हम इन सभी को अच्छे से समझ सकते हैं। सो इजीली आपको यह समझ में आया होगा। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी भी डेफिनेशन से आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसे पहले भी पढ़ लिया था इसे, और वहाँ पर भी हमने इन सभी को अच्छे से समझा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से व्यापार की वित्तीय स्थिति की पहचान करने में मदद करती है। मतलब कि यह जो रिपोर्ट होती है यह व्यापार की वित्तीय स्थिति की पहचान करने में मदद करती है। ठीक है, जैसे कि कितने खातों की स्थिति पॉजिटिव है, कितने खातों में घाटा है ना। घाटा यानी कि जो लॉसेस होता है वह व्यापार की संपत्ति और दायित्व का क्या संतुलन है। ठीक है, मतलब क्या जितना ऋण हमारे पास है या फिर जितना ऋण हमारे ऊपर है बिजनेस के ऊपर,
क्या उतनी संपत्ति बिजनेस में उपलब्ध है, तो वह भी यहाँ पर उसका भी संतुलन यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर स्कंद संबंधी रिपोर्ट के मुख्य प्रकार, मतलब इसके जो मुख्य प्रकार हैं वह हम यहाँ पर समझेंगे। पहला यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए मैंने पहले आपको बता दिया था, ठीक है, बाकी इजीली आप यहाँ पर एक बार और देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस यह रिपोर्ट व्यापार के लाभ और हानि को दर्शाती है, मतलब कितना बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है और कितना बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है। ठीक है, इसमें आय यानी कि रेवेन्यू और व्यय यानी कि एक्सपेंसेस के अंतर्गत आने वाले सभी खातों को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, यह रिपोर्ट यह दिखाती है कि व्यापार ने इस अवधि में कितना लाभ कमाया है या फिर नुकसान हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारी रिपोर्ट्स पता चल जाती है। ठीक है, कि कितना लाभ हुआ है बिजनेस में और कितना लॉस हुआ है। दूसरी यहाँ पर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का भी सेम यहाँ पर ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को दिखाती है कि इनके बीच में क्या संतुलन है, कितना एसेट्स है बिजनेस में और कितना लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, कि लाइबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों बराबर हैं, क्योंकि बराबर होना चाहिए। जितनी संपत्ति आपके पास में है क्या उतना ही दायित्व आपके पास में है, या फिर जितना दायित्व आपके पास में क्या उतनी संपत्ति आपके पास में है, तो ये दोनों को यहाँ पर मूल्यांकन करता है। ठीक है, और संतुलन देखता है, इससे संतुलन का पता चलता है। अब चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर ग्रुप समरी रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट में विभिन्न ग्रुप जैसे कि आय, खर्च, संपत्ति, दायित्व, मतलब ये ग्रुप समरी होती है। ग्रुप समरी मतलब वो सारे ग्रुप्स होते हैं जो आय से संबंधित होते हैं, खर्च से संबंधित होते हैं, संपत्ति से संबंधित होते हैं और दायित्व से संबंधित होते हैं। तो वो सभी यहाँ पर हमें इस रिपोर्ट्स के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या दिखाती है? यह रिपोर्ट सभी खातों का एक संक्षिप्त विवरण देती है। ठीक है, संक्षिप्त विवरण देती है। यह सुनिश्चित करती है कि खाता बही के डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हैं या नहीं। ठीक है, इससे यह पता चल सकता है कि आपका जो खाता है वह डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों बराबर है या नहीं। किसी भी खाते की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर व्यापार की स्थिति का मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पर एक और रिपोर्ट होती है जो व्यापार की स्थिति का मूल्यांकन करती है। यह रिपोर्ट व्यापार के लाभ और हानि, साथ ही संपत्ति और दायित्व की स्थिति का सही आकलन करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट का क्या काम है? तो इस रिपोर्ट का है हानि और लाभ और हानि को, और साथ में इसी के संपत्ति और दायित्व की स्थिति का सही आकलन करने में मदद करती है। ठीक है, इससे यह पता चल सकता है कि क्या जितना हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रही है, और क्या संपत्ति और क्या दायित्व हमारे बिजनेस के अंदर हैं। तो ये चारों रिपोर्ट्स इसमें मिल जाती है। उसके बाद में लेखांकन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना। ठीक है, तो ये भी एक रिपोर्ट है, इसमें भी हम रिपोर्ट्स को समझ सकते हैं। खाता समूह के आधार पर व्यापार की सारी वित्तीय जानकारी को व्यवस्थित तरीके से रिपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, जिससे लेखाकार को सही तरीके से निर्णय लेने में मदद मिलती है। लेखाकार का मतलब होता है जो लेखांकन करता है, वह अकाउंटिंग करता है, वो अकाउंटेंट। ठीक है, समझ लीजिएगा इसे। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। टैली में ग्रुप समरी एवं स्टॉक ट्रांसफर को समझाइए। मतलब हमें यहाँ पर टैली में ग्रुप समरी और स्टॉक ट्रांसफर को समझाना है। हालांकि मैंने इससे पहले आपको बता दिया था, ग्रुप समरी की डेफिनेशंस को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो डेफिनेशंस है, इस डेफिनेशंस के अंदर ग्रुप समरी की पूरी डिटेल्स को दे रखा है। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर ग्रुप समरी के प्रकार। ठीक है, अब ग्रुप समरी के कितने प्रकार होते हैं समझिएगा। टाइप ऑफ ग्रुप समरीज। ठीक है, आय, पहला है यहाँ पर आय, या आय यानी कि रेवेन्यू। यह खाता समूह उन सभी खातों को सम्मिलित करता है जिनसे व्यापार को आय प्राप्ति होती है। मतलब व्यापार के अंदर जो इनकम प्राप्त होती है उनसे संबंधित उन सभी खातों को यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। जैसे संपत्ति हो गई, संपत्ति की बिक्री हो गई, सेवा से आय हो गई। ठीक है, तो ये सभी खाते यहाँ पर सम्मिलित किए जाते हैं। उसके बाद में होता है यहाँ पर खर्च यानी कि व्यय, एक्सपेंसेस। यह खाता समूह उन खर्चों को दर्शाता है जो व्यापार में किए जाते हैं, जैसे कि सैलरी खर्च हो गया है ना, कच्चे माल की लागत का खर्च हो गया है ना। तो जितने प्रकार के भी खर्च होते हैं उन सभी खर्चों को एक्सपेंसेस वाले जो ग्रुप है उसके अंदर रखा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर संपत्ति जितनी भी हमारे बिजनेस के अंदर संपत्ति है उन सभी संपत्ति से रिलेटेड खातों को यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, संपत्ति के अंदर। तो ये हो गया संपत्ति। उसके बाद में होता है दायित्व मतलब हमारे बिजनेस के ऊपर जितने भी ऋण हैं, जितने भी प्रकार के ऋण हैं, वह सभी ऋण दायित्व के अंतर्गत रखे जाते हैं। कहने का मतलब है कि वे सारे खाते इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं जो हमारे बिजनेस में दायित्व से संबंधित होते हैं। ठीक है, जितने भी ऋण होते हैं वह सभी ऋण।
उसके बाद में यह रिपोर्ट व्यापार के विभिन्न खातों समूहों के भीतर कुल राशि को दिखाती है, जिससे व्यापार के प्रदर्शन का त्वरित आंकलन किया जा सकता है। इसे देखकर प्रबंधन यह जान सकता है कि किस खाता समूह से अधिक आय हो सकती है या फिर हो रही है और किस में खर्च अधिक हो, मतलब इससे यह पता चला जा सकता है कि कहाँ से कितनी आय प्राप्त हो रही है और कितना खर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये भी इसी के अंतर्गत आती है। ये जो डेफिनेशन यहाँ पर ले रखी है हमने, यह भी इसी के अंतर्गत आती है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। अब हम समझते हैं यहाँ पर स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर किस प्रकार से काम करता है समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक ट्रांसफर की भी मैंने डेफिनेशंस को ले रखा है, आप इसको इजीली समझ लीजिएगा। ठीक है, बाकी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर स्टॉक ट्रांसफर की प्रक्रिया, प्रोसेस फॉर स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर की क्या प्रोसेस होती है समझिएगा। स्टॉक ट्रांसफर वाउचर का निर्माण, सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टॉक ट्रांसफर वाउचर का निर्माण करना होगा। टैली में स्टॉक ट्रांसफर के लिए स्टॉक ट्रांसफर वाउचर का निर्माण किया जाता है। इसमें माल का विवरण जैसे कि माल का नाम हो गया, मात्रा हो गई, मूल्य हो गया। ठीक है, तो ये सभी जानकारी इसके अंदर भरनी पड़ती है। और ट्रांसफर करने वाला स्थान, मतलब कि कहाँ पर हमें इसको ट्रांसफर करना है, जैसे कि कोई सा गोडाउन है या फिर कौन सी शाखा है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आप इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं वहाँ की लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ के गोडाउन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे ट्रांसफर किया जा सकता है। सो अब हम समझते हैं यहाँ पर इसका नेक्स्ट, माल की स्थिति को अपडेट करना। ठीक है, माल की स्थिति को अपडेट करना। जब माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाता है, तो टैली उस स्टॉक को एक स्थान से घटाकर दूसरे स्थान पर जोड़ता है। इससे प्रत्येक स्थान पर माल की वास्तविक स्थिति बनी रहती है। कहने का मतलब है कि जब आप स्टॉक ट्रांसफर करते हैं तो एक स्थान से माल को घटाया जाता है और दूसरे स्थान पर उसी माल को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है माल की स्थिति को अपडेट करना। ठीक है, उसके बाद में अब हम समझते हैं यहाँ पर गोदामों या स्थानों की चयन प्रक्रिया, मतलब यहाँ पर हमें उनको कैसे सिलेक्ट करना है, उसकी भी क्या प्रोसेस है। टैली में स्टॉक ट्रांसफर वाउचर में 2 स्थानों का चयन करना होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 स्थान का चयन करना होता है, एक स्थान से ट्रांसफर करने के लिए और दूसरे स्थान पर प्राप्त करने के लिए। उदाहरण के लिए यदि आपके पास गोडाउन ए और गोडाउन बी हैं, तो आप माल को गोडाउन ए से गोडाउन बी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक गोडाउन को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस गोडाउन से आप माल को पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, और जिस गोडाउन में आप पहुंचाना चाहते हैं उसे भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये भी इसकी एक प्रोसेस होती है। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर स्टॉक ट्रांसफ़र का महत्व। ठीक है, इसकी क्या महत्व है, मतलब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंट ऑफ स्टॉक ट्रांसफ़र, सामान की सही स्थिति। ठीक है, इसमें जो महत्व होता है वह होता है सामान की सही स्थिति। स्टॉक ट्रांसफ़र की मदद से यह सुनिश्चित किया जा सकता है प्रत्येक स्थान पर माल की स्थिति ठीक से रिकॉर्ड की गई है या फिर की जाए। तो यहाँ पर माल की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि माल सही से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर सही ट्रैकिंग। ठीक है, यह प्रक्रिया व्यापार के सभी स्थानों पर माल की सही स्थिति ट्रैक करने में मदद करती है। मतलब इस प्रोसेस के माध्यम से आप माल की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। उसके बाद में है गोदामों के बीच सामंजस्य। ठीक है, विभिन्न गोदामों या स्थानों के बीच सही माल का आदान प्रदान स्टॉक ट्रांसफ़र के जरिए सुनिश्चित किया जाता है। मतलब कि जो भी गोदाम हैं उन गोदामों के बीच में माल का सही से आदान प्रदान का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र या फिर एक जगह से दूसरी जगह माल को ले जाना, फिर वहाँ से या फिर माल को वापस लेके आना। तो इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है। सो आज हमने जो सीखा है वह PGDCA सेकंड सेमेस्टर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली के यूनिट 4 के वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के लिए ज़रूरी है। इससे नेक्स्ट क्लासेस में हम सीखेंगे यूनिट 5 को। ठीक है, आज की क्लासेस में बस इतना ही।